अर्नब जो है वो उनका एक पालतू तोता है। भारत पूछता है, भारत क्या आपकी मुट्ठी में है? 130 करोड़ देशवासियों का ये भारत है। तब कहां थे आप जब यूपी के अंदर गोलियां चल रही थी? तब कहां थे आप जब बेगुनाह लोगों को दिल्ली में मारा जा रहा था? आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। आप गृह मंत्री हैं, गरीब लोगों को सड़कों पे मरवा रहे हैं आप, समाज को जातियों के नाम पे नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं आप। आने वाला इतिहास आपको नहीं भूले। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। एक शख्स, नाम है अर्नब गोस्वामी, मैं उसके आगे पत्रकार भी नहीं लगा रहा हूं क्योंकि इसे पत्रकार कहना पत्रकारों की बेइज्जती करना है। एक घटना हो जाती है, ज़्यादातर आप लोगों ने उसे देखा होगा कि वो अपने चैनल की डिबेट में इस तरह के लोगों को बुलाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जहर घोलने का काम करते हैं। चाहे वो किसी साधु को बुलाए, किसी मौलाना को बुलाए, वो दोनों भी जहरी उगलते हैं, उसके जैसे हो जाते हैं। पिछले दिनों जब पाल घर की घटना हुई, सिर्फ 2 साधुओं की हत्या को लेकर उसने देश में जिस तरह का माहौल बनाया, नफरत के ऐसे ऐसे शब्द बोले, ऐसे ऐसे बाण चलाए कि आम आदमी सुनकर सदमे में आ जाए। सर, मेरे सवाल यही है, आप स्वामी जी, आप प्यार का संदेश बांटते हैं। जब भी हम कभी आपसे बात करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं या आप हमसे मिलते हैं, आपके मुंह से बातें सुनना अच्छा लगता है, औरों को भी अच्छा लगता है, हमारी जो व्यूवरशिप है, ऑडियंस है, उन्हें भी सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन कुछ साधु ऐसे थे जिन्हें पत्रकार लेके बैठ जाता था और दिन रात बस जहर उगलने का काम करता रहता है। सबसे पहले मैं अर्नब गोस्वामी से आपसे बात करना चाहता हूँ इस मामले पर। देखिए, मैं आपके दर्शकों से सीधी बात करना चाहता हूँ। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। प्रसंगवश जो आपने प्रश्न किया है महाराष्ट्र की भूमि से जो एक मीडिया पर्सन के बारे में, पहले तो मैं पत्रकारिता की व्याख्या करना चाहता हूँ। पत्रकारिता में 5 चीज़ें होती है: कब, कैसे, कौन, कहाँ, क्यों। अगर इसमें से एक भी चीज़ विलोपित है तो वो पत्रकारिता नहीं होती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय प्रजातंत्र के 3 पिलर हैं। पहला है कार्यपालिका, जो आपके हमारे वोट से चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, वो सारा पावर उनके हाथ में है संविधान का। फिर है व्यवस्थापिका, ये जो लोक सेवक होते हैं, जैसे कलेक्टर हुआ, एसपी हुआ, ये उस मुखौटे के तहत काम करते हैं जो शासन योजना बनाता है, यानी ये प्रशासन है। और इसको देखने का काम करती है न्यायपालिका, उसको देखती है, मतलब अगर कहीं गलती कर रहे हैं तो उस पर अंकुश लगाने का कार्य न्यायपालिका करती है। लेकिन ये हमारे देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि चौथे पिल्लर पे हमला है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन से पिल्लर की बात कर रहे हैं। हाँ, अर्नब जो है वो उनका एक पालतू तोता है, इससे अधिक उसकी कोई अहमियत नहीं है। इतना चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के अपनी बातें कहना और जबरदस्ती लोगों के ऊपर अपने विचार थोपना, मुझे लगता है ये मीडिया के कहीं से कहीं तक भी उस व्यू रचना में शामिल नहीं है ये। और जो हुआ है, अर्नब को मुंबई पुलिस ने जो अरेस्ट किया है, मैं कोई उसके पुलिस के समर्थन में नहीं हूँ, लेकिन उनके ऊपर 2018 में FIR होना थी, उस समय गिरफ्तार होना चाहिए था उन्होंने, तो उस समय क्लोजर रिपोर्ट लगा दी गई। तो मैं 2 चीज़ें और भी बताना चाहता हूँ। जब FIR होती है इन्वेस्टिगेशन में, उसमें FR लगती है कि भाई मुलजिम नहीं मिल रहा है, मुलजिम तो सामने था, तो आखिर किसके प्रभाव से वो क्लोजर रिपोर्ट डाली गई। और जब आज के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी से वो विधवा बहन मिली, तब दोबारा से री इन्वेस्टिगेशन के लिए वो फाइल खोली गई, तो पता चला ये तो बहुत संगीन अपराध है। 5 करोड़ 40 लाख रुपए तीन लोगों ने मिलकर उनके रोके थे, उसमें 83 लाख रुपए अर्नब जी ने भी देना थे। और उसने अपनी आत्महत्या सुसाइड नोट में ये लिखा है कि मैं क्यों आत्महत्या कर रहा हूं। ये सिद्ध आरोप है। अब मेरा ये कहना है कि अगर ये आरोप सिद्ध नहीं है तो देश के गृह मंत्री जी की नैतिक जवाबदारी है कि वो आज की तारीख में उस महिला पर 182/211 का मुकदमा कायम करवाएं, और नहीं करवा सकते तो उन्हें रिजाइन करके घर बैठना चाहिए, अपना वही ब्रोकरी का व्यापार चालू करना चाहिए जो बरसों से करते रहे हैं। वहम का व्यापार, NCDX का व्यापार, हवाई व्यापार, वो करना चाहिए उनको, जिसमें वो सिद्धस्त हैं। अगर वो गृह मंत्री है तो उनका नैतिक दायित्व है ये कि आज की डेट में 182/211 उस विधवा महिला पर होना चाहिए। अगर थोड़ी सी शर्म है अगर आप लोगों में, तो नैतिकता की बात करो। वो पालघर की बात आपने पूछी है,
मैं उस क्षेत्र में काम करता रहा हूं लंबे समय तक। उन बच्चों का आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है, IQ लेवल है ही नहीं, उन्हें क्या पता वो क्या कर रहे हैं, किस पर हाथ उठा रहे हैं। आप समझिएगा। और भारत पूछता है, भारत क्या आपकी मुट्ठी में है? 130 करोड़ देशवासियों का ये भारत है। और मैं आज आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, व्यक्ति से बड़ी संस्था, संस्था से बड़ा राष्ट्र, और राष्ट्र से बड़ी मानवता होती है। और ये सब मानवता को तार तार करने वाले लोग हैं। ये मीडिया की शक्ति को बिल्कुल नहीं पहचानते। मीडिया एक मिरर की तरह होता है जो उस धुंध को, उस मिट्टी को हटाता है और दिखाता है कि देखो आज भारत ने क्या किया। ये मीडिया का धर्म है और मीडिया कोई चौथा स्तंभ नहीं है। देखिए, उस शख्स ने 4 ऐसे लोगों को जरूर बिठा रखा था। आपने देखा होगा वो आए दिन बड़ा साधु के भेष में जो नफरती, जो गुंडाई शब्दों का इस्तेमाल करते थे। अगर यूपी में कोई घटना हो जा रही है वो जवाब नहीं मांगेंगे, और हरियाणा में कोई घटना हो जाती है उस पर जवाब नहीं मांगेंगे। लेकिन जहाँ ऐसी सरकारें चल रही हों जो भाजपा की नहीं है या भाजपा का समर्थन उन्हें नहीं है, तो उनसे वो सीधे सवाल करता है, सीधी बात पूछता है। हाथरस कांड देख लीजिए आप। अगर हरियाणा में एक केस हुआ, अभी एक लड़की निकिता को मार दिया गया, तो पुलिस से सवाल नहीं करेंगे, हरियाणा सरकार से नहीं करेंगे। हाँ, उसमें धर्म का एंगल ढूंढ लाएंगे, उसे लव जिहाद बनाकर पेश करेंगे। भाई वो क्रिमिनल है, आप पुलिस से सवाल पूछो, सरकार से सवाल पूछो, लेकिन नहीं, आपको सवाल एक समुदाय विशेष से पूछना है। इस तरह की पत्रकारिता जब की जा रही थी, अभी सर मेरा सवाल ये है कि अब जाकर जो एक्शन लिया गया है, कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? जो हुआ वो सही हुआ? देखिए, ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि हमें गहराई से समझना होगा, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। अगर हम इस गहराई से चीज़ों को देखेंगे तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी कि इस समय सारी दुनिया कोविड-19 से भयाक्रांत है। हम क्या कर रहे हैं? समाज को पंथ के नाम पर, धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर वैमनस्य की धारा में बांट रहे हैं। क्या इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता है। और आपका जो प्रश्न है, मूल प्रश्न क्या है कि आप इस घटना को किस दृष्टि से देखते हैं? ये तो महाराष्ट्र है। मैं 2 चीजें बहुत साफ करना चाहता हूं आज। गुजरात और महाराष्ट्र कभी एक हुआ करते थे। मैं इतिहास भूगोल की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं। आप मुंबई जाइए और आप गांधीनगर, अहमदाबाद जाइए, दोनों शहरों में ऑटो पर बैठिए आप। महाराष्ट्र की भूमि पर, पूरे भारत में महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है कि ऑटो चालक भी कितना सम्मान से 15 रुपए के मीटर से आपकी यात्रा शुरू करता है और 2 रुपए बच रहे हैं तो आपको देगा। और गुजरात में अगर आपने नहीं पूछा तो 20 रुपए की जगह 200 रुपए आपसे वसूल कर लेगा ऑटो वाला। ये है गुजरात मॉडल। और महाराष्ट्र मॉडल क्या है? मैं उद्धव भाई जी की बात कर रहा हूँ। और वो सारा दृश्य जो मीडिया पर मैंने देखा है पिछले 2 दिनों में, जब से अर्नब की अरेस्ट हुई, कितना मौका दिया पुलिस ने। पुलिस ने उससे कहा कि आप अपने लीगल एडवाइजर को बुलाइए, हमें आपको अरेस्ट करना, आपका गिरफ्तारी वारंट है। तो ये पुलिस का नैसर्गिक अधिकार है, इन्वेस्टिगेशन के लिए उठा सकती है, उसने उठाया है। मैं कोई उनका पक्षधर नहीं हूं। मैं अगर पुलिस की बात कर रहा हूं तो मैं फिर यूपी भी आऊंगा, दिल्ली भी आऊंगा, फिर दिल्ली भी आऊंगा मैं, फिर इस मिश्रा की वो बात भी कहूंगा कि पुलिस के सामने वो क्या कह रहा था और कहीं भी रिकॉर्ड पे नहीं है। फिर यूपी में भी फिर मैं सैकड़ों हत्याएं गिनवाऊंगा आपको। ये इस तरह से नहीं चलेगा। भारतीय संविधान को आप एक अपनी सुविधा से महाराष्ट्र को टारगेट करो और यूपी को छोड़ दो, दिल्ली को, ये नहीं चलेगा। आपको एक पैरामीटर पे, एक देश, एक व्यवस्था, एक संविधान, एक विधान में आना पड़ेगा। तो सारे उस पैरामीटर के अंदर आएंगे, चाहे फिर वो अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, उद्धव ठाकरे हो, अरविंद केजरीवाल हो या कोई और हो। कोई बच नहीं सकता, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। हम सब उस अम्ब्रेला के नीचे रहते हैं, भारतीय संविधान के नीचे। 299 लोगों ने मेहनत करके डॉक्टर अंबेडकर साहब की ड्राफ्टिंग कमेटी के माध्यम से ये भारतीय संविधान दिया था। दुनिया का श्रेष्ठ संविधान है। और क्या कर रहे हैं? इसको तार तार कर रहे हैं। अर्नब क्या है? अगर एक मीडिया पर्सन है, क्या वो अपने धर्म का ठीक से निर्वाह कर रहा है? समाज के अंदर सिर्फ नफरत बांटने के अलावा उसने क्या किया आज तक? और आज गृह मंत्री जी बयान दे रहे हैं, हजारों लोग सड़कों पे मर गए, तब तो गृह मंत्री जी का मुंह नहीं खुल रहा था। मुझे शर्म आती है अमित शाह जी आप पर।
तब कहां थे आप जब यूपी के अंदर गोलियां चल रही थी? तब कहां थे आप जब बेगुनाह लोगों को दिल्ली में मारा जा रहा था? आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। आप गृह मंत्री हैं। आप अपनी ईमानदारी से अपनी नैतिकता को पहचानिए कि आपके पास पद क्या है देश का। एक मिनट भी आपको रहने का अधिकार नहीं है इस पद पर। अगर सच्चाई से देखा जाए तो कहां बैठे हैं आप? ये आपका धर्म है? ऐसे गलत लोगों के साथ खड़े होकर के आप उनका समर्थन करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है आपातकाल की ओर जा रही है। आप 6 साल से क्या कर रहे हैं इस देश में? गरीब लोगों को सड़कों पे मरवा रहे हैं आप। समाज को जातियों के नाम पे नफरत की दीवारें खड़ी कर रहे हैं आप। आने वाला इतिहास आपको नहीं भूले। कहां ले जा रहे हैं आप? अनगिनत लोग मजदूर मारे गए सड़कों पर कोविड-19 में। तब आपको आपका धर्म याद नहीं आया? गृह मंत्री जी, आपको अपने धर्म को मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप देश के गृह मंत्री हैं, एक ब्रोकर नहीं है आप कि वहम का व्यापार कर रहे हैं आप। वो जमाना गया, अब आप देश के गृह मंत्री हैं। अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करिए। आप कब तक भागेंगे आप? सारे देश को आपने जो है तमाशा बना दिया है। ये देश संविधान से चलता है, आपसे नहीं चलता है। संविधान से चलता है और संविधान से आप बड़े नहीं हैं। आप अपनी सुविधा से कानून की व्याख्या करेंगे। क्या है अर्नब? एक आपका तोता है, तोता, जो आपकी रटी हुई भाषा बोलता है। आप उन सबको धन के बल पर खरीद कर वो बुलवा रहे हैं जो आप चाहते हैं। लोया साहब की हत्या और फिर 2002 के दंगे, फिर 84 के दंगे, फिर ये अतीत में जाना पड़ेगा। भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने में आप सब लोग हमाम में नंगे हैं। किसी ने कोई कोर कसर नहीं रखी है। अगर उन्होंने गलतियां की तो उसको देश की जनता ने सजा दी है। आपको भी देश की जनता सजा देगी। लिख लीजिए अमित भाई, लिख लीजिए आप। कानून से आप बड़े नहीं हैं। कानून को जो भी तोड़ेगा, भारत की जनता भले कितनी सरल हो लेकिन वक्त आने पर उसका जवाब दे देती है। अभी मैं मध्य प्रदेश में था। पता नहीं कौन सी मशीन है आपके पास, जिन्हें आप कल तक गद्दार कह रहे थे वो आज आपके साथी हो गए। ज्योतिरादित्य श्रीमंत कहलाने लग गए। अरे श्रीमंत का बोझा कभी से उतार चुका है भारतीय संविधान, आम नागरिक बना चुका है। आपके लिए अब राजा महाराजा हैं, आपके लिए बंदर बाट हो रही है। परिणाम देख लीजिएगा आप 10 तारीख को मध्य प्रदेश में। इतिहास स्वर्णाक्षरों में सिर्फ उन्हीं को लिखता है जो नैतिक रूप से बलवान होते, चरित्रवान होते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व, हाड़ मांस का पिंजर, चरित्र की बुनियाद पर खड़ा होकर वो कहता था तो कहने के लिए बहुत जन्म लेना पड़ते हैं। अमित भाई, आप सरदार पटेल की जगह बैठे। पटेल गुजरात से आते थे, गुजरात की भूमि से महात्मा गांधी भी आते थे। आप दोनों के बारे में, मैं नरेंद्र भाई के बारे में भी कहना चाहता हूं कि मैंने मेरी 64 साल की उम्र में पहली बार देखा एक ही स्टेट से 2 व्यक्ति प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन के बैठे। क्या है? सारे IAS IPS आपके गुजरात कैडर के खींच के क्यों ला रहे हो आप? आपको दूसरों पर विश्वास नहीं? 15 लाख बच्चों में से निकल के IAS IPS बनता है, आप उन पे भरोसा नहीं करते हैं। और जो बेचारे सही काम करते हैं उनको आप सजा के तौर पे लगाते हो। आपके गुजरात के अंदर 88 बेस के लोग आज भी कमांडेंट बन के बैठे हैं IPS। यह है आपका नैतिक साहस। अर्नब के साथ खड़े हो गया। एक चीखने चिल्लाने वाला व्यक्ति, मैं कहता हूं 15 दिन को इसकी डिबेट सुन ले तो बेचारे का BP बढ़ जाए। आप तो चिल्ला नहीं सकते, प्रकृति ने आपका वो हथियार छीन लिया है। आप चिल्लाएंगे तो आपको एम्स में भर्ती होना पड़ेगा। लिख लीजिए आप। अब प्रकृति आपको बख्शने वाली नहीं है अमित भाई। प्रकृति के इस चक्रव्यूह से कोई बच नहीं सकता है। प्रकृति ने आपको हमें एक मौका दिया है समाज की सेवा का, समाज की बेहतरी का। हम साधु हैं, हम भीतर की पवित्रता के लिए काम करते हैं और आप नेता हैं, आप बाहर की पवित्रता के लिए काम करते हैं। मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, कुछ नहीं बिगड़ा है। 2024 में चुनाव होना है। सही रास्ते पर आइए। आपका, समाज का, देश का, मानवता का कल्याण होगा। ये भारत की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। उस शक्ति को पहचानो,
गलती करना मानव स्वभाव है, दोहराना पशुता है, सुधारना मानवता है। आप किसके पक्ष में खड़े हो, आत्मावलोकन करो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने विचार रखे और आपने हर चीज़ पर क्रिटिसाइज किया इस सरकार को और इस सरकार के बोलने वाले तोते को। फिलहाल एक तोता पिंजरे में बंद किया जा चुका है और बहुत सारे लोग खुशी भी हैं, बहुत सारे लोगों को दुख भी है, बहुत सारे लोग बेचारे ज़्यादा अंदर से दुखी हैं कि शायद अब हमारा नंबर आ सकता है, क्योंकि एक दो पत्रकार हो रहे हैं जिन पे केस चल रहे हैं, उन पर हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे और बताएंगे कि उन पर कितने गंभीर अपराध हैं और वो अभी तक बचे हुए घूम रहे हैं, उस हम किसी और दिन। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसे लगा इंटरव्यू, स्वामी जी के विचार कैसे लगे, स्वामी हर्षानंद जी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले किसी अपडेट में।